तो नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर समझी थी और 12 अनुसूचियों को याद रखा था। आज उन 12 में से ऐसी अनुसूचियों को डिटेल्स में पढ़ेंगे जहां एग्जाम से अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। जिसमें से पहला है 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 7, 5 और 2 7। 7वीं अनुसूची में हमने क्या पढ़ा था? शक्तियों का विभाजन। अब सवाल होता है कि शक्तियों का विभाजन क्यों? क्योंकि देश सिर्फ केंद्र के सरकार के हाथों में थोड़ी है। केंद्र के साथ साथ हमारे यहाँ राज्य भी तो है। और अगर हमने सब कुछ केंद्र को ही दे दिया तो कल को पता चलेगा केंद्र बोलेगा ये सब कुछ मैं ही करूंगा और राज्य बोलेगा कि नहीं ये मैं करूंगा। तो फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा। इसीलिए संविधान में पहले ही तय कर दिया गया कि कौन सा काम राज्य करेगा और कौन सा काम केंद्र करेगा। इसी व्यवस्था को कहते हैं शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन को हम 3 सूचियों में बांटे हुए हैं। पहला संघ सूची, जिसे हम यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं, और जिस विषय पे यूनियन मीन्स सिर्फ केंद्र सरकार के पास है कानून बनाने की क्षमता, उसे संघ सूची में रखा जाता है। दूसरा राज्य सूची, जिस विषय पे कानून बनाने की शक्ति सिर्फ राज्य सरकार के पास है। तीसरा, जिस विषय पे केंद्र और राज्य दोनों मिल करके या फिर दोनों बना सकते हैं अपनी अलग अलग कानून। बस 3 शब्द याद रखना है। यूनियन कैडर, स्टेट का स्टेट, एंड सी का कॉन्करेंट बोथ। यूनियन में सिर्फ यूनियन देश, जो हमारे मोदी जी कानून बनाते हैं वो यूनियन में आएगा। स्टेट जो अलग अलग स्टेट है, जैसे दिल्ली, दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है। बिहार, झारखंड, ये उत्तर प्रदेश हो गया हमारा। इस तरह से जो भी स्टेट हैं तो उसका अलग जो कानून बनाते हुआ आएगा स्टेट में। और तीसरा कॉन्करेंट, जिस बोथ है। इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं। संघ सूची, सेंटर की पावर। संघ सूची में ऐसे विषय रखे जाते हैं जो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि सेना। हमारी भारतीय सेना जो है वो किस सूची में आएगी? तो संघ सूची में। बैंक, रेलवे, वायु परिवहन, डाक व्यवस्था, जनगणना, ये सब सारी इंपोर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, पता है क्या? नोट छापना। कल को पता चले बिहार बोले कि हमारा आज से 100 रुपए का नोट चलेगा, और कल को झारखंड फिर बोलने लगे कि ये है हमारा 100 रुपया, यूपी बोले हमारा 100 रुपया, फिर देश में पैसा रहेगा या पूरी कॉमेडी शो बन जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े नेशनल लेवल पे सब्जेक्ट जो है, नेशनल लेवल के जो काम है, सब्जेक्ट है, वो केंद्र के पास रखे गए हैं। इस क्लास में अनुसूची में 100 विषय हैं, तो याद रखिए यूनियन लिस्ट में कितने विषय? 100 सब्जेक्ट पे कानून कौन बना सकता है? यूनियन लिस्ट। सेकेंड स्टेट, राज्य की पावर। अब आते हैं स्टेट लिस्ट पे। कुछ सब्जेक्ट राज्य सीधे लोकल नीड से जुड़े होते हैं, जैसे कि पुलिस, जेल, पंचायत, लोकल गवर्नमेंट। शराब भी स्टेट गवर्नमेंट का ही एग्जाम्पल है। इसीलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम कानून है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ बिहार में शराबबंदी है, वहीं बगल में यूपी में खुली है, झारखंड में भी खुली है। तो ये रूल जो है ये हमारा लोकल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बनाती हैं। जो विषय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं मुख्यतः, वो सारे राज्य सरकार कानून बनाती है। और इस कानून में स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट बताए गए हैं। तो लिस्ट 61 सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट 61 सब्जेक्ट। अगर हमसे पूछा जाए कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट, तो 100, 100 सब्जेक्ट है। स्टेट लिस्ट में कितने हैं? तो 61। अब आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, दोनों की पावर। अब आती है सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्य को भी है। उदाहरण के लिए शिक्षा, शिक्षा, परिवार नियोजन, पर्यावरण, स्वास्थ्य, नौकरी, श्रम से जुड़े विषय। मतलब इस लिस्ट में दोनों सरकार कानून बना सकती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जी कि मान लीजिए कि किसी विषय पे एक कानून बनाया गया और राज्य भी उसी विषय पे कानून बना दिया गया, तो फिर चलेगा कैसे? यही असली कंसेप्ट आता है, सेंटर वर्सेस स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, कल को केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया कॉन्करेंट लिस्ट पे, और बिहार सरकार ने एक और कानून बना दिया सेम उसी पे। तो ऐसे में किसका पावर चलेगा, किसका सिक्का चलेगा?
तो उसके लिए आएगा सेंटर वर्सेस स्टेट, किसका कानून चलेगा। तो मान लीजिए पर्यावरण से जुड़ा कोई मामला है, राज्य सरकार एक नियम बनाता है, केंद्र सरकार एक अलग नियम बनाता है, तो केंद्र का ही नियम लागू होगा। अब दोनों कानून में कन्फ्लिक्ट हुआ तो वैसे में केंद्र का ही नियम प्रभावी होगा। मतलब कि जो यूनियन के पास है वो तो है ही, उसके अलावा जो कंकरेंट में लिस्ट बना हुआ है बहुत, जिसमें सब दोनों को भूमिका होनी चाहिए, उसमें भी किसका दबदबा है, तो केंद्र का। तो भारत में पावर का डिवीजन जरूरी है, लेकिन सेंटर काफी मजबूत पोजीशन में है, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन कन्फ्लिक्ट होने के बाद प्राथमिकता केंद्र को मिल जाती है। इसीलिए भारत को समझने के लिए याद रखिए, फेडरल स्ट्रक्चर, सेंटर कंपेटली स्ट्रोंगर, मतलब मोदी जी हमारे सबसे स्ट्रोंग है। अब एक और मजेदार एग्जांपल, मान लीजिए किसी राज्य ने बोल दिया हम अपना अलग नियम बनाएंगे, लेकिन उसी विषय पर केंद्र ने नेशनल लेवल लॉ बना दिया, तो अब क्या होगा, केंद्र का लॉ ऊपर रहेगा। यही कारण है कि 7वीं अनुसूची को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है चौथा कंसेप्ट, अवशिष्ट सूची। अब संविधान बनाने वालों ने एक बहुत समझदारी से काम किया। उन्होंने सोचा कि भाई हम 1949 में संविधान लिखा जा रहा था ना, 1949 में लिखा गया जा रहा था, 50 में लागू हुआ था, तो हम 1949 में संविधान बना रहे हैं और उसी समय सारी चीजें हमको पता नहीं होगी फ्यूचर में क्या होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। उस समय व्हाट्सअप नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था, अभी तो आप जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया भी नहीं था, एआई भी नहीं था। तो आजकल नई चीजें इन्वेंट हो गई है संविधान पे, उसका नाम ही नहीं था, तो उस पे कानून कौन बनाएगा। तो उसके लिए एक खाली पन्ना छोड़ दिया गया, जिससे हम बोलते हैं अवशिष्ट सूची, रेसिड्यूरी लिस्ट। यानी ऐसे विषय जिसकी चर्चा संविधान की यूनियन स्टेट या कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, जो बाद में सामने आए, वह रेसिड्यूरी पावर के अंतर्गत आएगा। और इस पे कौन बना सकता है कानून, तो केंद्र सरकार। अब ये एआई वाला एग्जांपल ले लेते हैं। आज एआई बहुत बड़ा हो गया है, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई नई टेक्नोलॉजिया। जब संविधान बना था तब ऐसे चीजें प्रैक्टिकली रूप में मौजूद ही नहीं थे। तो अवशिष्ट सूची के पास केंद्र सरकार, इसीलिए याद रखिए कि नया सब्जेक्ट जिसका मेंशन थोड़ा तीनों लिस्ट में नहीं है, रेसिड्यू में भी नहीं, मतलब तीनों लिस्ट में नहीं है, यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, तो वो कहाँ जाएगी, रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। एयरप्लेन वाला भी एग्जांपल लेते हैं कि अगर एयर ट्रांसपोर्ट स्टेट लिस्ट में दे दिया जाए तो हर राज्य अपने हिसाब से एरोप्लेन के रूल बनाने लगेंगे। बिहार कहेगा कि जहाज दाहिने से उड़ाओ, और दूसरा कहेगा कि बाएं से उड़ाओ। कोई कहेगा कि पायलट हेजगी बैठेगा, कोई कहेगा पायलट वहां बैठेगा। तो नेशनल सिस्टम कैसे चलेगा। इसीलिए नेशनल लेवल के जो बड़े भी सब्जेक्ट हैं उसको यूनियन लिस्ट में ही रखा गया है। रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग, एयर ट्रांसपोर्ट जैसे सब्जेक्ट पूरे देश के लिए यूनिफॉर्म मैनेज करने ज्यादा प्रैक्टिकल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, अब एग्जाम वाला हिस्सा, क्लास में बताए अनुसार यूनियन लिस्ट में कितने हैं सब्जेक्ट, तो 100 सब्जेक्ट है। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट, 100। सेकेंड, स्टेट लिस्ट में कितने हैं, 61, 61। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हैं, 52। और रेसिड्यूरी लिस्ट की कोई फिक्स सीमा नहीं है, क्योंकि जो तीनों में नहीं आएगा वो कहाँ आएगा, रेसिड्यूरी में आएगा। क्योंकि फ्यूचर में नया सब्जेक्ट क्या आएगा ये तो किसी को भी नहीं पता। अभी हमारे पता है क्या, एआई आ गया है, ये आ गया, वो आ गया, बट फ्यूचर में क्या चीजें आएगा वो भी तो अभी फिक्स नहीं है ना, तो इसलिए इसका नंबर फिक्स नंबर ही नहीं है। अब आता है 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि इसमें इतना ज्यादा मतलब संशोधन हुआ है कि ये अपने आप में एक किताब है। तो इसीलिए हमें इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान से सुनिए, शुरुआत में स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे, 66। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने थे, 47। बाद में 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ, स्टेट लिस्ट से 5 सब्जेक्ट निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए। इसमें से स्टेट लिस्ट के कितने हो गए, 66 में से
कितना घटेगा 5, कितना हुआ 61। और कॉन्करेंट लिस्ट से कितने घट गए 5, तो अब कितने हो जाएंगे उस कॉन्करेंट लिस्ट में, कितने हो जाए बढ़ गए, सॉरी कॉन्करेंट लिस्ट में, इसमें तो क्या बोलते हैं स्टेट लिस्ट से हटा करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसमें बढ़ गया 47 से कितना हो जाएगा 52, 52। अब सवाल है कि 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे, यही एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो पहला है शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा वन्य जीव संरक्षण, चौथा मापतोल, पांचवा न्याय प्रणाली, न्याय प्रशासन। उन्होंने 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। क्या क्या ट्रांसफर किया गया, शिक्षा को, शिक्षा को पहले, दूसरे पे वन जो फॉरेस्ट है हमारा उसको, तीसरे को वन्य जीव संरक्षण जो वन में रहने वाले जीव है उनका संरक्षण के लिए, चौथा मापतोल, मापतोल अलग अलग राज्यों में मतलब नियम लगाने के कानून था, लेकिन बाद में उसे हटा कर स्टेट से कहा ला दिया गया कॉन्करेंट में। पांचवा है न्याय प्रशासन। तो ऐसे रख गए शिक्षा, वन्य जीव, मापतौल, न्याय प्रशासन। इस कहाँ पे आया था, 42वें अमेंडमेंट 1976। 42वां संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं हम लोग, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और 42वें संशोधन की एक खासियत भी है, इसमें संविधान से बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए थे, जिससे ज्यादा बदलाव कहा जा सकता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगर एग्जाम्पल में पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाए कि ये लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है, मतलब कि लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस से संशोधन को कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। अब पूरी चीज को एक साथ समझो, जो 7वीं अनुसूची पे पूरा गेम क्या है, यूनियन लिस्ट सेंटर की पावर, स्टेट लिस्ट स्टेट की पावर, कॉन्करेंट लिस्ट दोनों की पावर, और जो नया वित्त लिस्ट में है, वित्तीय लिस्ट में है, वो जो भी है सेंटर को ही जाएगा, रेसिडेंसी लिस्ट। अब नंबर कितना है, यूनियन का है 100, स्टेट का कितना है, पहले कितना था 66, घट के कितना हो गया 61, कॉन्करेंट लिस्ट का हो गया कितना, बढ़ के कॉन्करेंट लिस्ट में कितने थे 57, अब बढ़ के कितने हो गए 52, तो 5 इसमें बढ़ गए, स्टेट में 5 घट गए। एग्जाम में मान लीजिए कि ऐसे आएगा कि जनगणना सूची किस में है, जनगणना की किस सूची में आती है, तो यूनियन लिस्ट में आती है। पुलिस किस में आती है, तो यूनियन में आती है। स्टेट लिस्ट में क्या आती है, बैंकिंग आती है, तो क्या आपको देना होगा, नहीं आती है। यूनियन लिस्ट में क्या रेलवे आती है, आती है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। सोशल मीडिया जैसे नए सब्जेक्ट जो है वो कहाँ आएंगे, तो वो कहाँ आएंगे, रेसिड्यूरी पावर में, और वो किसके पास है, तो यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है। 42वां संविधान संशोधन के विषय स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से विषय को डाला गया था, तो वन, शिक्षा, वन्य जीव, मापतोल और न्याय प्रशासन। कब डाला गया था, ये 1976 में, किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग एक फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। तो बाबू आज हमने 7वीं अनुसूची पढ़ी, तो हमने पूरा सिस्टम पढ़ लिया, स्टेट सेंटर का क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम है पावर का, ये हमने समझ लिया। तो यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट फिर समझते हैं, रेसिडेंसी पावर। उसके बाद देखा 42वां अमेंडमेंट 1976, तो जिस विषय पे स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में, और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट 66 से 61 हो गए, जबकि कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट 47 से बढ़ के 52 हो गए, और सबसे इंपॉर्टेंट था 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बस ये कॉन्सेप्ट अगर आपको ये समझ में आ गया तो 7वीं अनुसूची आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। समझिए, एग्जाम्पल से जोड़िए, फिर फैक्ट को याद रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।